चेंज, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर या थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम कहते हैं एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी है, अगर चेंज इन एंथैल्पी की साइन अगर नेगेटिव की आ जाती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और हीट रिलीज होगी। अगर साइन ऑफ डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और हीट एब्जॉर्ब होगी। तो बेटा साइन ऑफ डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी। देखो डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है बेटा, जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और पाथ भी डिपेंड नहीं करती। मतलब जो एंथैल्पी है स्टेट फंक्शन है वो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पे, और पाथ भी डिपेंड नहीं करती है, वे पे डिपेंड नहीं करती है, मेथड पे डिपेंड नहीं करती है। चेंज किसी भी तरह से लाएं मगर जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है, वो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पे। ठीक है, अगर साइन ऑफ डेल्टा एच अगर नेगेटिव की है बेटा, साइन डेल्टा एच की नेगेटिव की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। तो इफ साइन ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एच की साइन नेगेटिव है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा एंड और हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो अगर साइन डेल्टा एच की नेगेटिव की है तो एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगी। और जो एंथैल्पी होती है वो प्रोडक्ट की लेस होगी। इस तरह का ग्राफ बनेगा बेटा इसका। ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी बेटा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। एक्चुअली जो एंथैल्पी निकालते हैं डेल्टा एच निकालते हैं वो इस तरह होता है, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किससे निकालते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करते हैं। तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी रिएक्टेंट से, इसलिए आंसर जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव की होगी। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। एंथैल्पी जो प्रोडक्ट की होगी वो लेस होगी रिएक्टेंट से। इसलिए आंसर माइनस का आएगा। जाहिर छोटी वैल्यू में से अगर बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे बेटा, एंथैल्पी प्रोडक्ट की कम है और रिएक्टेंट की क्या है, ज्यादा है। अच्छा एंथैल्पी प्रोडक्ट की कम क्यों हुई है, क्योंकि
हीट रिलीज हो गई है, रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हुई है, मतलब एलिमेंट, मतलब जो जो रिएक्टेंट है वो मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो गई, और रिलीज होने की वजह से प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम हो गई है। और जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो फार्मूला है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी हमने माइनस करनी है। जब छोटी वैल्यू में से कोई बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर जो आता है वो नेगेटिव आ जाता है, इसलिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो नेगेटिव की साइन आ जाएगी उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अच्छा, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में साइन ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव। बेटा जो साइन होती है डेल्टा एच की वो पॉजिटिव की होती है। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में साइन जो डेल्टा एच की होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हीट क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। जो सिस्टम होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो डेल्टा एच की साइन प्लस की होगी और सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट की एंथैल्पी बढ़ जाएगी। इधर देखो, तो देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा हो गई है और डेल्टा एच के लिए प्लस की आएगी। तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की होगी वो ज्यादा होगी। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी इसलिए आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि फार्मूला तो वही है जो फार्मूला हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करने का, वो यही है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करते हैं। और एंडोथर्मिक में क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होती है, बेटा एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। इसलिए एक्सोथर्मिक में जो साइन आती है डेल्टा एच की वो नेगेटिव की आती है, ये बेटा एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी मोर है रिएक्टेंट से, इसलिए साइन जो आएगी वो क्या आएगी, प्लस की आएगी। अब आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जिसको लिखते हैं डेल्टा एच होगा, ऊपर जीरो लगा होगा इस तरह, ऐसे ये स्टैंडर्ड को शो करता है। तो स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन है कि एंथैल्पी चेंज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर एंथैल्पी को आप मेजर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो उस एंथैल्पी को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के लिए कंडीशन है बस जस्ट टेम्परेचर की 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन और प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो उस हीट ऑफ फॉर्मेशन को, उसके हीट ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे, उस एंथैल्पी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज वो होगी चेंज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर।
और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उस एंथैल्पी चेंज को कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अब देखो कार्बन सॉलिड में है प्लस ऑक्सीजन गैस है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, और जो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो है 393.5 किलो जूल। तो बेटा ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है इसकी। इस तरह H2 प्लस I2, H2 और I2, अब H2 गैस है, I2 सॉलिड में होता है, और क्या बना देंगे HI बना लेते हैं, और HI भी गैस वाले फॉर्म में है। और इनके लिए जो इसकी एंथैल्पी हम मेजर करेंगे उसके लिए जो कंडीशंस होंगी बेटा, टेम्परेचर की कंडीशंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर की कंडीशन होगी वो होगी 1 एटमॉस्फेयर, इसलिए इसको कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और इसकी शायद 53 है, बुक में लिखी हुई है 53 वैल्यू इसकी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज HI की 53.8, तो उसकी 53.8 किलो जूल। अच्छा, तो ये एक्सोथर्मिक है, ऊपर वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और नीचे वाला रिएक्शन क्या है, बेटा एंडोथर्मिक है। इसके अलावा कार्बन और सल्फर मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड बना लेते हैं। बेटा कार्बन है और सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन सॉलिड में होता है प्लस सल्फर भी सॉलिड में है, और बना लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, और ये लिक्विड में होता है कार्बन डाइसल्फाइड। और इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो है शायद 117.8 है शायद किलो जूल। ठीक है, अगर इन रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिखेंगे बेटा, इन रिएक्शन को क्या करेंगे हम, रिवर्स करके लिखेंगे, तो वैल्यू साइन चेंज हो जाएगी। अगर इस रिएक्शन को मैं इस तरह लिख दूं, अगर ये रिएक्शन इस तरह हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिकम्पोज हो कार्बन सॉलिड में और ऑक्सीजन गैस में, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो चेंज होगी वो साइन की प्लस की हो जाएगी, प्लस 393.5 किलो जूल। इसे HI जो गैस है जब डिकम्पोज होगा H2 बनाएगा और I2 बनेगा, तो जो एंथैल्पी चेंज होगी वो कितनी होगी, डेल्टा H की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस की 53.8 किलो जूल। तो बेटा जब रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे, देखो जब रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं, सेम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगी। अब देखो ये रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो वैल्यू कितनी की है 393.5। हमारी बुक में जो सिंध के सिलेबस में 394 लिखा हुआ है, इसके अंदर जो बाकी पंजाब की है या इनकी ये जो है फेडरल की है 393.5 है। जब उस रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिखेंगे, देखो हमने रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा, रिवर्स करने के लिखने से क्या हो गया, उसकी वैल्यू प्लस की होगी। इसका मतलब एक रिएक्शन जो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस तरह दिया गया है उसी में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी, सपोज करते हैं वो एक्सोथर्मिक है, तो उसका जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, उसका जो रिवर्स डायरेक्शन होगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो बेटा ये एक्सोथर्मिक है, इसका जो दूसरा रिवर्स रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक है तो उसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शन, तो ये है हीट ऑफ रिएक्शन, ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब उसके बाद जो टॉपिक है आगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ लिया था, और इनके जो रिलेशनशिप है वो भी हमने पढ़ लिया है।
ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। दो स्टैंडर्ड स्टेट मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड है, उसी में लिखना है पड़ेगा। अगर सपोज करते हैं कार्बन सॉलिड है तो उसको कार्बन सॉलिड ही लिखना है हमने। हाइड्रोजन गैस वाले फॉर्म में मिलती है तो हाइड्रोजन को गैस वाले फॉर्म में लिखना है, हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में नहीं लिखना हमने। अगर H2O लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है तो H2O को स्टीम वाले फॉर्म में नहीं लिखना है। इसका मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एलिमेंट जिस सूरत में मिलता है हमें, उसी हालत में हमने लिखना है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन हमें सॉलिड में मिलता है तो सॉलिड लिख दो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फर हमें मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में तो उसको सॉलिड में लिखो। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइसल्फाइड हमें लिक्विड मिलता है लिक्विड में लिख दो। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें हाइड्रोजन गैस वाले फॉर्म में मिलती है तो गैस वाले फॉर्म में लिख दो। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में मिल रही है तो सॉलिड फॉर्म में लिख दो। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर पर जो एलिमेंट जिस हालत में मिलता है हमें, उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। तो बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस दोबारा वापस वही स्टैंडर्ड कंडीशंस है 248 पेज पर। स्टैंडर्ड स्टेट या स्टैंडर्ड कंडीशंस तो वही है। गैस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन 1 एटमॉस्फेयर है, और जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड की आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है। एलिमेंट की और कंपाउंड की फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है कि वो सॉलिड में मिल रहा है, लिक्विड में मिल रहा है, या हमें गैस में मिल रहा है। अगर वो लिखोगे तो बेटा वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहलाएगी। अगर उसकी फिजिकल स्टेट नहीं मेंशन करोगे तो उसको हम स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे। फिर अगर सपोज करते हैं आप इसको ऐसे लिख रहे हो, कार्बन गैस प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, गैस में अगर एटॉमिक फॉर्म में लिख रहे हो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगी। क्यों स्टैंडर्ड नहीं है बेटा? स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? ये स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है कि एक्चुअली कार्बन जो है हमें मिलता है सॉलिड फॉर्म में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहां पे लिखा हुआ है गैस, ये गलत है। ऑक्सीजन हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती नॉर्मली। तो जाहिर इसको हमने एटॉमिक फॉर्म में लिखा, ये भी गलत हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस, चलो वो तो सही है, बाकी सारी चीजें गलत हो गई। अगर सपोज करते हैं आप लिखते हो उनकी मीथेन की हीटा फॉर्मेशन, कार्बन सॉलिड प्लस 4 हाइड्रोजन का एटम, आगे मीथेन बन गया, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है बेटा, ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है? कि भाई चलो कार्बन तो सॉलिड सही लिखा आपने, मगर जो हाइड्रोजन आपने लिखी है वो एटॉमिक फॉर्म में लिखी है। हाइड्रोजन को लिखना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली हाइड्रोजन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, तो ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में आपको देखना पड़ेगा कि वो जो सब्सटेंस है, एलिमेंट या कंपाउंड को, वो उसी हालत में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O में मिलता है लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन मिलती है गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन मिलती है मॉलिक्यूलर फॉर्म गैस फॉर्म में मिलती है हमें, कार्बन मिलता है सॉलिड फॉर्म में। तो बेटा स्टैंडर्ड के लिए आपको उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना जरूरी है, जो फिजिकल स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल हो। इसलिए इसको देखो गलत कर दिया दोनों को हमने कि भाई ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड हीटा फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस हैं बेटा कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर पर जो एलिमेंट जिस सूरत में मिलता है उसी कंडीशन में हमने मेंशन करना है उसको, उसको लिखना है। अगर सॉल्यूशन है, कोई हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोलर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कहेंगे। तो ये कंडीशन थी स्टैंडर्ड के लिए।
और पेज नंबर 248 पर। अब आते हैं बेटा, अब इनको हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन। तो ये है हमने आज पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेस लॉ को आगे। ठीक है, तो अब है स्टैंडर्ड पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा लेता हूं, उसके बाद आगे स्टैंडर्ड भी पढ़ा लेता हूं। बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कंपाउंड बने, कंपाउंड का वन मोल बने मगर उसके एलिमेंट से बने, तो ये चेंज इन एंथैल्पी। बेटा एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल एक मोल बने, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फाउंड, वन मोल सब्सटेंस का बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। बेटा एक मोल सब्सटेंस का बनेगा मगर बनेगा उसके एलिमेंट से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बने मगर उसके एलिमेंट से बने, तो उसको हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अब देखो कार्बन सॉलिड है तो उसका फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है, प्लस ऑक्सीजन गैस है O2, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी इसकी? 393.5 किलो जूल पर मोल। इस तरह हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का रिएक्ट करके वाटर का एक मोल बनाते हैं। तो अब देखो नॉर्मली हमें हाइड्रोजन गैस वाले फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है गैस वाले फॉर्म में, तो हमें हाइड्रोजन का वन मोल लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस का हमें आधा मोल लेना पड़ेगा, ताकि वाटर का वन मोल बने, कंपाउंड का वन मोल बने, जो कंपाउंड है उसका वन मोल बने। ठीक है, तो इसके हीट को हम क्या कहेंगे? शायद इसकी है 285.8 है, जबकि सिंह के सिलेबस में 286 लिखी हुई है वैल्यू, तो वैल्यूज में पॉइंट, एक दो पॉइंट का फर्क है। तो बेटा ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कंपाउंड का वन मोल बना है मगर बने उसके एलिमेंट से। अगर कंपाउंड का वन मोल बने अगर उसके एलिमेंट से नहीं बन रहा है तो उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। अब बातें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसको लिखते हैं डेल्टा एच एफ, ऊपर ये जीरो लगा देंगे और ये निशान स्टैंडर्ड की है। द हीट ऑफ फॉर्मेशन measured at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन को मेजर करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन एंड 180 टेम्परेचर। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या कहेंगे बेटा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि वन मोल सब्सटेंस का बने, उसके एलिमेंट से बने। अगर सपोज करते हैं आपने इस तरह लिखा है इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
प्लस ऑक्सीजन गैस और आगे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। ये बेटा नहीं है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्यों स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि कंपाउंड का तो 1 मोल बना है मगर उसके एलिमेंट से नहीं बना। कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का तो 1 मोल बना है मगर 1 मोल उसके एलिमेंट से नहीं बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड खुद कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड से मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए स्पेशल कंडीशन है कि कंपाउंड का 1 मोल बने मगर उसके एलिमेंट से बने, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। अगर सपोज करते हैं कार्बन है ये, ठीक है, डायमंड है ये, और प्लस 6 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 मोल कार्बन के हैं डायमंड के, और इथेन बन रहा है, तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। ये भी नहीं है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? इसलिए कि एक तो हम डायमंड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ग्रेफाइट। जो हम यूज करते हैं कार्बन एक्चुअली वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है मगर वो ग्रेफाइट कार्बन यूज करते हैं। और हाइड्रोजन जो यूज करते हैं वो गैस वाली फॉर्म में होती है। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे फिर हम, सी ग्रेफाइट प्लस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल इथेन बना लेते हैं। और ये करेक्ट है बेटा, ये सही है, ये इक्वेशन ही सही है। क्योंकि कार्बन जो हमने यूज किया वो ग्रेफाइट कार्बन है प्लस हाइड्रोजन गैस और मिलकर क्या बन गया, इथेन गैस बनी है। अगर इधर लिक्विड लिख दूं तो भी गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड लिखूं तो भी गलत है, क्योंकि इथेन तो लिक्विड में होता ही नहीं नॉर्मली। इथेन तो नॉर्मली गैस वाले फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है पेंटेन। बेटा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये तो गैसेस हैं, तो उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना जरूरी है। अगर फिजिकल स्टेट आपने गलत लिख दी इसका मतलब वो हो गई नहीं। अच्छा इधर देखो, नाइट्रोजन गैस प्लस 3/2 मोल गैस के, हाइड्रोजन गैस के, ये मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। क्योंकि अमोनिया भी नॉर्मली हमें गैस वाले फॉर्म में मिलेगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये सही है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। मगर इस तरह अगर इक्वेशन आपको दी जाए, अमोनिया के 2 मोल बनेंगे, बेटा ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए सब्सटेंस का 1 मोल बने। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहती है कि कंपाउंड का 1 मोल बने, कंपाउंड के 2 मोल ना बने, क्योंकि इसका यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कि अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, 1 मोल सब्सटेंस का बने उसके एलिमेंट से बने, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है, कंबस्शन का मतलब होता है जलना। तो ये अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, अमाउंट होगा एंथैल्पी चेंज का, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल
of substance burn with excess of oxygen ठीक है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, बेटा इसमें क्या होगा, सब्सटेंस का 1 मोल जलेगा, मीथेन का 1 मोल, इथेन का 1 मोल, प्रोपेन का, ब्यूटेन का 1 मोल जलेगा, कंप्लीटली जलेगा। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर ऑक्सीजन जितनी उसके लिए चाहिए जलाने के लिए उतनी अवेलेबल हो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो जाहिर है कंप्लीट कंबशन होगी नहीं उसकी, और उसके बाद जो हीट रिलीज होगी उस हीट को क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। तो कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है बेटा। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी एंडोथर्मिक, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी एक्सो और एंडो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक भी चेंजेस होती हैं इसके अंदर। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, मोस्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, मगर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों है। मगर कंबशन, ठीक है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। देखो बेटा कंबशन जो है ना, एक्सोथर्मिक है। कंबशन क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक होती है ज्यादा, मतलब मोस्टली, ठीक है। अच्छा अब कंबशन किसकी कर रहे हैं हम, मीथेन की। मीथेन गैस को जलाएंगे 1 मोल को, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल ऑक्सीजन के, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा और 2 मोल वाटर के बन जाएंगे, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये वैल्यूज लिखी हुई है बेटा इसके अंदर एक्सोथर्मिकेशन के लिए। अच्छा देखो, मीथेन की हीट ऑफ कंबशन लिखी हुई है -89 ये वैल्यूज याद नहीं करनी है आपको, क्योंकि कितनी वैल्यूज तो याद हो ही नहीं पाएंगे आप लोगों से। मगर एक्सोथर्मिक है -890.4, तो बेटा वैल्यू कितनी है, -890.4 किलो जूल। ये हीट ऑफ कंबशन है किसकी, मीथेन की। अच्छा अच्छा, ऐसे हीट ऑफ कंबशन किसकी, हाइड्रोजन की भी है बेटा, हाइड्रोजन की भी हीट ऑफ कंबशन है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, H2O लिक्विड बनाते हैं। और वैल्यू कितनी है हीट ऑफ कंबशन की, ये हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबशन है बेटा। हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऊपर मीथेन को जला रहे थे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। वैल्यू क्या होगी इसकी, -285.8 किलो जूल। ये हीट ऑफ कंबशन हाइड्रोजन की है। ऐसे हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी, अच्छा ग्रेफाइट की भी है, प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रेफाइट की कितनी वैल्यू है, 393.5, 393.5। तो अब इसका मतलब है जो हम जो यूज करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। अच्छा उसके बाद है डायमंड, प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मगर वैल्यू का फर्क है। डायमंड की हीट ऑफ कंबशन उतनी नहीं है, 395.4,
95.4 किलो जूल। बेटा ये डायमंड की हीट ऑफ कंबशन है। इसके अलावा सल्फर रोम्बिक की, सल्फर मोनोक्लिनिक की, मीथेन, इथेन, इन सब की हीट ऑफ कंबशन है। देखो बेटा इथेन की हीट ऑफ कंबशन, अगर हम इथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, इथेन को जला रहे हैं और इथेन गैस है, ये ऑक्सीजन भी गैस है, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा क्या मिलेगा H2O। अच्छा इसको हमने बैलेंस करना है बेटा। बैलेंस किस तरह करेंगे, कार्बन के 2 एटम है, इधर 2 लगा दें हम, हाइड्रोजन के 6 एटम है, इधर 3 लगा दें हम, और इसकी वैल्यू कितनी है हीट ऑफ कंबशन की। इथेन की हीट ऑफ कंबशन है -1560, -1560 किलो जूल। तो बेटा ये हीट ऑफ कंबशन है। इससे बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन होगी। अच्छा इथेन की भी हीट ऑफ कंबशन है, इथेन की भी है, ग्लूकोज की भी है, बेंजीन की भी है, सबकी हीट ऑफ कंबशन दी गई है। वैल्यूज याद नहीं करनी, आपको बता रहा हूं मैं बेटा, वैल्यूज याद नहीं करनी आप लोगों को। सिर्फ देखो कि अगर कोई इक्वेशन देकर आपसे पूछा जाएगा इस हीट को क्या कहा जाएगा, तो अब देखो अगर वो चीज जल रही है तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन हो रही है, हाइड्रोजन जल रही है ऑक्सीजन के साथ और वाटर बन रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इससे मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है। इथेन की भी कंबशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो कंबशन के ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन के प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, इसको हीट ऑफ कंबशन कहा जाएगा। तो बेटा ये इनकी वैल्यूज दी गई है, रिएक्शन ही गिवन है, ये हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज दी गई है आपको, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे हम, डेल्टा HC लिख देंगे इधर। कंबशन के लिए C का मतलब है कंबशन, और फॉर्मेशन के लिए F लिख देते हैं हम। तो ये था हीट ऑफ कंबशन, बेटा हीट ऑफ कंबशन था ये। अब आते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो अब देखो आपको सिर्फ रिएक्शन को पहचानना है। क्या अगर आपको रिएक्शन देकर पूछा जाए कि ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, या हीट ऑफ सॉल्यूशन है, तो बेटा रिएक्शन को देखकर आपको सिर्फ पहचानना है कि ये कंबशन हो रही है। सपोज करते हैं ये रिएक्शन आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इस हीट को क्या कहा जाएगा, एटमाइजेशन कहा जाएगा, कंबशन कहा जाएगा, फॉर्मेशन। तो बेटा फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है, फॉर्मेशन के लिए कंडीशन थी, फॉर्मेशन में ये तो था कि सब्सटेंस का एक मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, मगर बनेगा उसके एलिमेंट से, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। तो ये हीट ऑफ कंबशन है। अगर और क्या आप कंबशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, बेंजीन है C6H6 प्लस ऑक्सीजन, ये बेंजीन लिक्विड में होगी इसलिए ए लिखेंगे इधर, यहां पे लिखेंगे गैस और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O बनेगा। हाँ अब देखो उसको बैलेंस करने के लिए इधर 6 लगा दो, हाइड्रोजन 6 है इधर, इधर 3 लगा दो, बेटा हाइड्रोजन 6 हो जाएंगी, ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई की 12 और 3 कितनी होगी 15 होगी, तो 15/2 लिख दो, 15/2 या 7.5 लिख दो। बेटा ऑक्सीजन 2 को 6 से 12 और 3 15 हो गए, तो 15/2। और डेल्टा H की वैल्यू गिवन है आपको, डेल्टा HC हीट ऑफ कंबशन कितनी भी गिवन है। बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन, बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन है -32 6H किलो जूल। तो ये बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन है। अब आते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, अब स्टैंडर्ड तो समझ गए होंगे,
कि कंडीशंस है बेटा स्टैंडर्ड के लिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, और उस पर जो हीट मालूम करते हैं उसको स्टैंडर्ड हीट बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड हीट कंबशन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, या फॉर्मेशन हो, या एटमाइजेशन हो। ठीक है, तो एटमाइजेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना। बेटा मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना ताकि एटम का 1 मोल बने। एटम का क्या बने? 1 मोल। ये चेंज इन एंथैल्पी, बेटा ये एंथैल्पी में चेंज आती है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल of gaseous atom is formed from its element। बेटा 1 मोल गैसेस एटम का बनेगा, उसके एलिमेंट से बनेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो 1 मोल बनेगा गैसेस एटम का बनेगा उसके एलिमेंट से, जिससे क्लोरीन है। हाफ मोल क्लोरीन गैस का ले लें आप लोग, हाफ मोल क्लोरीन गैस से क्या बन जाए? क्लोरीन का एटम बन जाए। बेटा हाफ मोल क्लोरीन को डिसोसिएट करेंगे एटम के अंदर, हाफ मोल क्लोरीन को डिसोसिएट किसके अंदर कर दिया हमने? एटम के अंदर। एटम का 1 मोल बनाए, एटम का 1 मोल बनाए तो उस हीट को हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ एटमाइजेशन 121, और इसकी जो वैल्यू है 121 है। ठीक है, हाफ मोल हाइड्रोजन का ले लेंगे हम, इसको डिसोसिएट करेंगे एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल बनेगा, और जो इसकी वैल्यू है एटमाइजेशन की वो होती है 218 किलो जूल। एटीएम लिख देंगे इधर, तो एटी लिख देते हैं स्टैंडर्ड। बेटा ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, और ये एंडोथर्मिक चेंज है ये, क्योंकि मॉलिक्यूल को जो डिसोसिएट करता है एटम में तो ये बेटा एंडोथर्मिक है। देखो मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है एटम में तो ये हमेशा क्या होगी? एंडोथर्मिक है। तो ये जो एटमाइजेशन है बेटा एंडोथर्मिक चेंज है। तो एटमाइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना और एटम का 1 मोल बने। देखो एटम का भी 1 मोल बने तो उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कहेंगे। बेटा स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन है कि 1 मोल बने, तो यहां भी देखो क्लोरीन एटम का 1 मोल बना, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल बना, 1 से ज्यादा मोल नहीं बने तो उसको स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। हीट ऑफ एटमाइजेशन तो कहेंगे हम, मगर उसको स्टैंडर्ड के लिए ये कि कंडीशन है कि 1 मोल बने एटम का, उसके मॉलिक्यूल से बने। तो देखो क्लोरीन का हाफ मोल लिया हमने गैस का, उसी से एटम का 1 मोल बने एटम का 1 मोल। रिएक्टेंट साइड को ना देखें, प्रोडक्ट साइड को देखो कि प्रोडक्ट साइड पर एटम का 1 मोल बना है बस। अच्छा उसके बाद है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब न्यूट्रलाइज रिएक्शन से हिसाब के एसिड का 1 मोल ऑफ एच आइन
from acid and 1 mole of OH ion from base react to form water. 1 मोल एसिड का 1 मोल बेस का मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं. या 1 मोल हाइड्रोजन आयन का 1 मोल OH आयन का मिलकर वाटर बना दें, तो जो हीट रिलीज होगी उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. बेटा H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बना लेते हैं, उस हीट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो डेल्टा H ऊपर 0 लगा देंगे और इसके आगे लिख देते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. और इसके लिए सिंबल क्या लगाते थे बेटा, एन, न्यूट्रलाइजेशन के लिए. तो ये है चेंज इन एंथैल्पी ठीक है बेटा. एंथैल्पी में चेंजिंग when 1 mole of H ion from acid and 1 mole of OH ion from base देखो बेटा H आयन और OH आयन की एनर्जी है, समझे. H आयन एसिड से आएंगे, OH आयन आएंगे बेस से और मिलकर वाटर बना लेंगे. तो ये है कि चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ H आयन फ्रॉम एसिड एंड 1 मोल ऑफ OH आयन फ्रॉम बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर. is called हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. बेटा उस हीट को क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. जब 1 मोल हाइड्रोजन आयन का एसिड से आएगा और 1 मोल OH आयन कहां से आएगा, बेस से आएगा, मिलकर वाटर बना लेंगे. तो अब देखो H आयन्स ये एसिड से आए हैं और OH आयन कहां से आए हैं, बेस से आए हैं. ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं. और जो हीट रिलीज होती है इस हीट को क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक जैसी होगी. बेटा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम होगी. क्यों सेम होती है, क्योंकि वो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो एक्चुअली H आयन और OH आयन की एनर्जी है. एसिड से H आयन्स आते हैं और बेस से आते हैं OH आयन्स, और वो जो हीट रिलीज हो रही है उन आयन्स की एनर्जी है. बेटा H आयन और OH आयन के मिलने की एनर्जी है, तो जाहिर H आयन्स और OH आयन के मिलने की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी. ठीक है, 57.4 किलो जूल. तो इसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है 57.4 किलो जूल. और ये एक्चुअली एनर्जी किसकी है, वाटर की फॉर्मेशन की एनर्जी है. और वाटर कहां से, हाइड्रोजन आयन और OH आयन से बना है. वाटर हाइड्रोजन आयन और OH आयन से बना है. बेटा H आयन और OH आयन मिलकर जब भी वाटर बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी. उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. भले एसिड HCl हो, ये एसिड हो, और बेस कौन सी हो, NaOH हो, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, वाटर बनेगा. और जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी बेटा, -57.4. और वो एनर्जी है किसकी, H आयन और OH आयन की एनर्जी है. H आयन और OH आयन मिलकर जो वाटर बना रहे हैं उसी की एनर्जी है ये. तो आप सोच रहे हैं कि सर वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 286 थी, तो बेटा वो वाटर जो था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा था, वो वाटर एलिमेंट से बन रहा था. वो वाटर जो बन रहा था वो एलिमेंट से बन रहा है. यहाँ वाटर आयन से बन रहा है. H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बना रहे हैं. यहाँ बेटा देखो H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं. और हमने जो हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की पढ़ी थी वो थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वाटर बन रहा था. हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से वाटर बन रहा था. और यहाँ पे क्या है, वाटर जो बन रहा है वो आयन से बन रहा है, H आयन और OH आयन से. तो जब भी वाटर H आयन और OH आयन से बने तो उसका मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन है. देखो वाटर जब H आयन और OH आयन से वाटर बने तो समझ जाओ वो न्यूट्रलाइजेशन है.
क्योंकि H आयंस एसिड से आएंगे और OH आयंस आएंगे बेस से। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एक जैसी होगी बेटा, सेम होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो। अब देखो यही इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि एक्चुअली वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो H आयन और OH आयन की एनर्जी है। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम दूसरा लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिखा है HNO3 और प्लस KOH बेस है, तो बनेगा KNO3 प्लस वाटर, एसिड और ये बेस। और हीट कितनी रिलीज हुई है? -57.4। तो ये सेम हीट क्यों रिलीज हुई? क्योंकि भाई सेम इसलिए रिलीज हो रही है कि यहां से H आयन आएगा, इधर से OH आयन आएगा। बेटा H आयन और OH आयन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो जाहिर है सेम हीट रिलीज होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बेटा जो हीट रिलीज होती है वो क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो हीट रिलीज करते हैं वो सेम एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली एनर्जी H आयन और OH आयन की एनर्जी है। अच्छा, उसके बाद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा कि कंपाउंड का 1 मोल को डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर। कंपाउंड का 1 मोल होगा, उसको डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर। तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी उस हीट को क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कंडीशंस कौन सी हैं? टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे। मतलब देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है ये जितने भी रिएक्शंस होंगे बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे होंगे। ठीक है, तो ये है अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, जो अमाउंट एंथैल्पी का चेंज होगा जब कंपाउंड का 1 मोल उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। देखो कंपाउंड का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जो हीट रिलीज होगी, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद हीट रिलीज करते हैं एक्सोथर्मिक, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हीट देनी पड़ती है तब जाकर वो डिसॉल्व होते हैं। तो यह अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज when 1 मोल of substance dissolved in water, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। 1 मोल कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे। बेटा कंपाउंड का 1 मोल पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर देखो, इसमें एक है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सॉलिड में होता है, वाटर में डिसॉल्व किया हमने तो आयंस में टूट गया। ये अमोनियम आयंस भी होंगे। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा क्लोराइड आयंस भी होंगे किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन में। और हीट कितनी रिलीज होगी? बेटा हीट जो होती है रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब हो रही है। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन कितनी है इसकी? 51.1। तो ये याद करना पड़ेगा कि अमोनियम क्लोराइड की जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। बेटा ये एंडोथर्मिक चेंज है, इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक चेंज है और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। देखो ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा बेटा? कम होगा।
एंडोथर्मिक चेंज में सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब भी एंडोथर्मिक चेंज होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है और फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, और उसके बाद टेम्परेचर उसका दोबारा बढ़ने लग जाता है, इस तरह हो जाता है, वापस रूम टेम्परेचर पे आएगा वो। और जो एक्सोथर्मिक चेंज होती है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है सिस्टम का टेम्परेचर, क्योंकि जब भी सपोज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो रिएक्शन वेसल जो होती है हॉट हो जाती है। देखो चूना जो होता है जब उसके अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और सिस्टम का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो जो रिएक्शन वेसल होगी बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी हीट रिलीज करके, क्योंकि वो ये एंडोथर्मिक चेंज है, ये बेटा एंडोथर्मिक है। अमोनियम क्लोराइड की डिसोल्यूशन। अब आते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी में डिजोल्व करेंगे, H आयंस अलग हो जाएंगे एक्वस, और जो क्लोराइड आयंस होंगे वो भी एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन कोई लिखी हो कि AQ लिखा हो एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन हीट ऑफ सॉल्यूशन है। और ये कितनी होगी इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस की 75 किलो जूल। इसका मतलब है HCl का वाटर में डिजोल्व होना एक्सोथर्मिक है। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक चेंज होगी। और जब एल्युमिनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो एंडोथर्मिक चेंज होगी। उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक कंपाउंड का 1 मोल बने उसके एलिमेंट से बने। हीट ऑफ कंबशन हमने पढ़ लिया कि कंपाउंड का 1 मोल जलेगा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। फिर हमने पढ़ लिया हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल जो था वो एटम में डिसोसिएट होगा और एटम का 1 मोल बनेगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन कि कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, जो हीट रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी। तो देखो हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक भी है एक्सो भी है, एंडोथर्मिक भी है देखो एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है, दोनों चेंजेस हैं इसके अंदर। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक चेंज है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी है एक्सो भी है। तो इस तरह के रिएक्शंस देकर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन है, ठीक है, या आपको कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन है। तो को बेटा और भी हीट होती है। अब हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करना। देखो H2O सॉलिड में है, H2O किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। तो इस हीट को क्या कहेंगे हम, डेल्टा H फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और एंडोथर्मिक है, इंडो है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बेटा हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है H2O लिक्विड किस में तब्दील हो रहा है, H2O गैस में तब्दील हो रहा है। जरा लिक्विड को गैस में तब्दील करेंगे तो उस हीट को क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। इंडो है ये भी, ठीक है। तो अब टाइम कंप्लीट हो गया, तो बाकी कुछ जो हीट रहती हैं जो इसके अंदर इंडिकेट नहीं की गई उनको भी पढ़ लेंगे। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ कंबशन हो गया है, और कोई हीट होगी तो उसको भी हम पढ़ लेंगे बेटा।